अस्सलाम वालेकुम। हम एएस लेवल इकोनॉमिक्स की कंप्लीट रिव्यू सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम आज यूनिट 2 की वीडियो बना रहे हैं, जिसका नाम है जी द प्राइस सिस्टम एंड द माइक्रो इकोनॉमी। एक्चुअली डिमांड सप्लाई देखेंगे प्राइस सिस्टम एंड माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। द प्राइस सिस्टम एंड माइक्रो इकोनॉमी यूनिट्स, इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो हैं डिमांड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देन डिमांड सप्लाई का इंटरेक्शन, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूस सरप्लस, और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ओ लेवल्स में जिन लोगों ने पढ़ा हुआ ही है उनके लिए तो वैसे भी आसान है। डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, प्राइस मैकेनिज्म किसे कहते हैं, ज़रा फटाफट इसको रिव्यू कंप्लीट करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। हम ये जानते हैं कि कंज्यूमर का की डिमांड का रिलेशनशिप प्राइस के साथ इन्वर्स होता है, ये बात जानते हैं। यानी अगर किसी एक प्राइस पे एक सर्टेन क्वांटिटी डिमांडेड होती है, अगर प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है जो मुख्तलिफ प्राइसेस पे हमें क्या बताता है, हमें डिमांड के बारे में बताता है। और वो डिमांड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट, गुड और सर्विस इज द क्वांटिटी दैट अ पर्सन इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। विलिंग एंड एबल willing and able to buy a certain quantity at a certain price, that quantity is quantity demanded। क्या क्वांटिटी डिमांडेड एक्चुअल परचेज को कहते हैं? जरूरी नहीं है। आई एम विलिंग टू बाय, आई एम एबल टू बाय, विल आई बाय, पता नहीं। मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, हो सकता है मैं ये चूज करूं, हो सकता है वो चूज करूं, लेकिन इस प्राइस में बाय कर सकता हूं। तो किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल डिमांड निकालने के लिए आप मार्केट में सेल्स की फिगर्स नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट में जो बिका उस वक्त बिकते वक्त तो उसके बहुत कंपटीशन से, सब्सिट्यूट से, उसके जो है वो कॉम्प्लीमेंट से, उसके बहुत सारी मार्केट सिचुएशंस, कंडीशंस, एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ था। तो सेल्स की फिगर्स डिमांड नहीं होती, तो फिर डिमांड कैसे निकलती है किसी प्रोडक्ट की? डिमांड निकालने के लिए सर्वेज करने पड़ते हैं, सर्वे करना पड़ता है। आपको अपनी पॉपुलेशन निकालनी पड़ती है, उस पॉपुलेशन के मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स का सैंपल बनाना पड़ता है, उस सैंपल से जाके पूछना पड़ता है कि अगर ये कीमत में ये चीज़ मिल रही होगी तो आप कितनी लेंगे। ठीक है जी। तो डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अच्छा, जरा एक बात बताइएगा, आप सब लोगों ने रिव्यू कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, एएस कंप्लीट किया हुआ है, ओ लेवल्स में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। एक बात बताइएगा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं प्राइस फैक्टर है डिमांड बढ़ने और कम होने का। जब प्राइस कम या कम होती है, बढ़ती है, तो डिमांड कर्व पे रहते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ आती है? प्राइस बढ़ी या कम हुई, चलो कम हुई लगा लेते हैं। पहले प्राइस 10 थी, अब 5 हो गई, तो डिमांड उसी कर्व पे एक और पोजीशन पे मौजूद होगी। ऐसे ही होता है ना। प्राइस कम क्यों हुई? प्राइस कम क्यों हुई होगी? क्यों कम हुई होगी? कम ऑन। किसी चीज की प्राइस कम हुई, 10 से 5 हुई, तो उसकी डिमांड 100 से 200 हो गई, और वो उसी ग्राफ पे नजर आ गया, एक पॉइंट दूसरी जगह मूव होते हुए दिख गया। हम इसको मूवमेंट अलोंग द कर्व कहते हैं। प्राइस कम क्यों हुई थी? प्राइस कम क्यों हुई थी? वो सस्ती हो गई थी। क्या मतलब? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से कोई चीज शिफ्ट होती है? बाजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से क्या कोई चीज शिफ्ट होती है अब्दुल्ला भाई? क्या? रिसोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, उससे कोई चीज शिफ्ट होती है इन ग्राफ्स में? सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। तो एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखें, इधर देखें, इधर देखें, ये जो दिख रहा है आपको, ये यहां से यहां मूव होना, एक्चुअली ये मूव नहीं हुआ खाली, बल्कि ये सप्लाई शिफ्ट हुई है।
जब प्राइस चेंज होती है तो खाली डिमांड कर्व के अंदर प्राइस तभी चेंज होती है जब सप्लाई शिफ्ट हुई हो, वरना बिलावर ऐसी प्राइस कम हो गई बस। आप कहें गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, सप्लाई शिफ्ट हुई है तभी तो प्राइस कम हुई है। ये बात समझ रहे हैं? ये बात ओ लेवल्स में हमने ऐसे नहीं देखी थी। ओ लेवल्स में को आइसोलेशन में देखा था कि बस ये कर्व होता है, प्राइस कम हो जाती है, इसकी वजह से इसी कर्व पे मूव कर जाते हैं हम। ये कर्व आइसोलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ये कर्व हमेशा दोनों साथ एग्जिस्ट करते हैं। डिमांड और सप्लाई होगी तो डिमांड होगी ना, एक चीज की सप्लाई ही नहीं है उसकी डिमांड कहां से होगी? तो ये दोनों चीजें आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जब ये साथ एग्जिस्ट करेंगी तो प्राइस ऐसे ही खुद ब खुद कम नहीं हो सकती, बल्कि जब अगर डिमांड के कर्व के अलोंग मूव कर रहे हैं तो फिर क्या शिफ्ट हुआ होगा? डिमांड के कर्व के अलोंग मूव कर रहे हैं तो क्या चीज शिफ्ट हुई होगी? सप्लाई शिफ्ट हुई होगी। सप्लाई के कर्व के अलोंग मूव कर रहे होंगे तो एक्चुअली क्या चीज शिफ्ट हुई होगी? डिमांड शिफ्ट हुई होगी। डिमांड अपनी जगह से हिली होगी तभी सप्लाई कर्व पे एक जगह दूसरी जगह पे आप मौजूद हुए हैं। ये एक एंगल जो है वो हम ओ लेवल्स में इस तरह से नहीं दे रहे होते, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना पहले ज्यादा मकसूद होता है। ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मूव अ डिमांड? प्राइस। वो क्या फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाती है? यहां से यहां मूव कर गई प्राइस। और प्राइस क्यों कम और बढ़ती है? सप्लाई के शिफ्टिंग फैक्टर्स की वजह से डिमांड के लिए। ठीक है, और ये बताइए कि डिमांड कब शिफ्ट होती है? अपनी जगह से पूरी की पूरी उठ के नई डिमांड का कर्व बनाना पड़ जाए, नए सेट ऑफ पॉइंट्स हो। नॉन प्राइस फैक्टर्स कहलाते हैं। डिमांड पूरी की पूरी पूरा स्केड्यूल ही शिफ्ट हो गया, पूरा प्रोसेस ही शिफ्ट हो गया, अब उसी प्राइस पे लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं या अब उसी प्राइस पे लोग कम परचेस कर रहे हैं। प्राइस वही होती है लेकिन उसके बावजूद लोग ज्यादा या कम परचेस कर रहे होते हैं। तो वो क्या फैक्टर्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा अगर मेरे पास अगर चीज 2 रुपए की होगी तो 10 लूंगा। सुन रहे हैं राम भाई? 2 रुपए की होगी तो 10 लूंगा, 4 रुपए की होगी तो 8 लूंगा, 6 रुपए की होगी तो 6 लूंगा, 8 रुपए की होगी तो 6 लूंगा। आपने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, 2 रुपए की होगी तो कितना लूंगा? प्राइस और क्वांटिटी का एक स्केड्यूल बना दिया। 2 रुपए की होगी तो 10 लूंगा, 4 रुपए की होगी तो 8 लूंगा, 6 रुपए की होगी तो 6 लूंगा, 8 रुपए की होगी तो 4 लूंगा। एक स्केड्यूल बनाया हुआ आपने, है सब? अचानक से आपने कहा 2 रुपए की होगी तो 12 लूंगा, 8 रुपए की होगी तो 10, 4 रुपए की तो 10 लूंगा, 6 रुपए की तो 8 लूंगा, 8 रुपए की होगी तो 6 लूंगा। आप गौर करें पूरा का पूरा 2 से बढ़ गया, हर प्राइस पे आप पहले से ज्यादा ले रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसी सूरत में डिमांड का नया कर्व बनाना पड़ता है। उसी कर्व पे कोई पॉइंट आपको रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा होता। पहले 8, 2 और 10 था, 4 और 8 था, 6 और 6 था, अब 2 और 12, 4 और 10 और 6 और 8 हो गया। तो आपको नया डिमांड कर्व बनाना पड़ता है। ये डिमांड का नया कर्व बाहर की तरफ भी बन सकता है जबकि आपकी डिमांड बढ़ गई हो पहले से, और अंदर की तरफ भी बन सकता है जबकि आपकी डिमांड पहले से गिर गई हो किसी वजह से। तो क्या फैक्टर्स होते हैं कि प्राइस तो वही रही, फिर भी डिमांड या तो पहले से बढ़ गई या डिमांड पहले से कम हो गई। वो नॉन प्राइस फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फटाफट। ट्रेंड, सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो गई तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट सस्ते हो गए, आप वो लेना शुरू कर देंगे, ये क्यों लेंगे? कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइस बढ़ गई तो आपकी डिमांड कॉम्प्लीमेंट्स की डिमांड बढ़ गई तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइस बढ़ गई तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। और इनकम तो डिमांड शिफ्ट होगी। और फैशन, टेस्ट, ट्रेंड, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को शिफ्ट करते हैं। पूरा स्केड्यूल शिफ्ट हो जाता है, अब पुरानी डिमांड के कर्व पे रिप्रेजेंटेशन नहीं रहती। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स दैट शिफ्ट डिमांड। व्हाट अबाउट सप्लाई? सप्लाई प्राइस के साथ कैसी होती है? प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई क्या होती है? प्राइस बढ़ती है तो बेटा सप्लाई बढ़ती है ना। क्यों बढ़ती है? प्राइस बढ़ने पे सप्लाई क्यों बढ़ती है? प्राइस कम, देखिए प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होना लॉजिकल लगता है आपको खुद, ये चीज महंगी हो गई मैं कम खरीदूंगा। प्राइस कम होने पर
प्राइस बढ़ने पर सप्लाई क्यों बढ़ती है? भाई क्योंकि लोग कम खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ने का ताल्लुक सिर्फ डिमांड से ही होगा। अगर प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ती है? लोग कम खरीद रहे हैं तो सप्लाई ज्यादा होगी। प्राइस बढ़ गई, अब तक सुना ही कुछ नहीं। अच्छा, एक प्राइस थी P1, प्राइस बढ़ गई P2, तो लोग ज्यादा क्यों बनाएंगे? क्योंकि उसका ज्यादा प्रॉफिट उसको नजर आ रहा होगा। जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती हुई नजर आएगी तो प्रोड्यूसर कहेगा मुझे इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो वही प्रोड्यूसर नहीं और प्रोड्यूसर भी आएंगे उसमें। जब सप्लाई सप्लाई बढ़ रही है तो उसमें आप ये सोचिए ना कि और प्रोड्यूसर्स भी तो हैं। अगर अचानक से पता चले कि जी ये चश्मों की प्राइस बढ़ गई है तो और लोग भी चश्मे बेचना शुरू कर देंगे, ये तो बहुत प्रॉफिट मिल रहा है भाई इस पे। गिवन दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। आपके प्राइस इसलिए बढ़ी थी कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई थी, तो प्रॉफिट नहीं बढ़ा। प्राइस तो बढ़ी, प्रॉफिट नहीं बढ़ा। जैसे आप क्रिप्टो में करते हैं या किसी चीज में करते हैं वैसा उसकी प्राइस बढ़ी चली जाने वाला है, अपने बिटकॉइन लेते हैं अपनी क्रिप्टो ले जाते हैं। जिस चीज की प्राइस बढ़ती है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा होता है। गिवन दैट कि ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अगर प्राइस भी बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट भी बढ़ी है तो फिर नहीं ऐसा हो रहा होगा, फिर कोई और चीज होंगी दूसरी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होने से सप्लाई कम हो जाती है नॉर्मल सिचुएशंस में। प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, कम होती है। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप अलग अलग है प्राइस के साथ। वो क्या फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को शिफ्ट कर देते हैं? सप्लाई उन्हीं प्राइसेस पे सप्लाई पहले से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए तैयार होता है, या उन्हीं प्राइसेस पे सप्लाई पहले से कम प्रोड्यूस करने के लिए तैयार होता है? तो सबसे पहले फैक्टर है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, उसी प्राइस से मैं पहले से कम बनाऊंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, उसी प्राइस से मैं ज्यादा बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, सस्ता पड़ रहा है। गवर्नमेंट टैक्सेस लग जाएंगे तो कम बनाऊंगा, कम हो जाएंगे तो ज्यादा बनाऊंगा। सब्सिडी मिल जाएगी, ज्यादा बनाऊंगा। और तो वो फैक्टर्स जो कि किसी सप्लाई कर्व को शिफ्ट करते हैं, उनमें आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेस, सब्सिडी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी वर्स्ट हो जाएगी समहाउ, तो हालात ऐसे हो जाएंगे आपकी चीज़ ऑब्सोलीट हो गई, मशीन्स ऑब्सोलीट हो गई, तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जहां डिमांड और सप्लाई आपस में मीट होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जिस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे से मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या चीज इक्विलिब्रियम में होती है? मार्केट में प्राइस इक्विलिब्रियम में होती है, और मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड इक्विलिब्रियम में होती है। प्राइस और क्वांटिटी दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब हम देखते हैं प्राइस मैकेनिज्म एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करता है। ये सवाल आता है भाई, ये फाइनल पेपर में बहुत दफा सवाल आता है, उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। अब हम देखते हैं प्राइस मैकेनिज्म मार्केट में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में कैसे हेल्प करता है। इधर देखिए, अगर थोड़ा सा आप लोगों को एक मिनट के लिए उठना पड़ेगा। मार्केट इक्विलिब्रियम में है। अब कोई ऐसा फैक्टर जो आउटसाइड ऑफ दिस इक्विलिब्रियम चेंज होता है, जैसे कि इनकम बढ़ जाती है। इनकम बढ़ जाती है, इस सूरत में क्या चेंज आएगा? यहाँ देख रही थी ना, इस सूरत में क्या चेंज आएगा? कहाँ जाएगी, कैसे बनाऊं, क्या करूं? दोबारा दोबारा प्लीज। इक्विलिब्रियम था, इनकम बढ़ गई, अब क्या करूं? डिमांड ऊपर यहाँ से डिमांड बढ़ा दी मैंने, इसकी वजह से क्या होगा? इसी वजह से प्राइस ऊपर जाएगी। अभी नहीं जाएगी। क्यों? इनकम बढ़ने से D1 से D2 अभी कुछ भी नहीं हुआ, प्राइस वही है P1। इस P1 पे कंज्यूमर ज्यादा चीजें मांगना शुरू करेंगे, हाँ, तो मतलब और इस P1 पे सप्लायर कम अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होगी? शॉर्टेज होगी। एक्सेस डिमांड कहते हैं इसको, शॉर्टेज का लफ्ज यूज करने के बाद एक्सेस डिमांड कहते हैं। इस एक्सेस डिमांड की वजह से
आपने अचानक से ये आपने बना रहे थे आप अच्छे वाले चश्मे के फ्रेम, अच्छे वाले कोरियन फ्रेम बेच रहे थे आप, ठीक है। अचानक से सोसाइटी में लोगों की इनकम बहुत बढ़ गई, ठीक है। अब आपकी दुकान पे अचानक से ज्यादा लोग आना शुरू हो जाएंगे। अभी प्रोड्यूसर ज्यादा नहीं बना रहा, ये अचानक से यहाँ शिफ्ट नहीं हो गया भाई। अभी P1 वहीं का वहीं है, Q वहीं की वहीं है, डिमांड बढ़ी है खाली। डिमांड बढ़ने से दुकान पे ज्यादा लोग आते हुए महसूस होंगे। आप पीछे सप्लायर से कहेंगे यार और चाहिए, वो कहेगा और चाहिए। सबसे पहले तो आप ये करेंगे, आप कहेंगे भाई ये तो बहुत लोग मांग रहे हैं, तो मैं इसको महंगा बेच सकता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकता हूँ। तो आप थोड़ी सी प्राइस ऊपर करेंगे। जब आप प्राइस ऊपर पे करने के लिए तैयार होंगे तो पीछे सप्लायर क्या करेंगे, ज्यादातर सप्लायर कहेंगे आप ले लो यार, आप बेहतर प्राइस दे रहे हो, बाकी सब 1000 रुपये दे रहे थे, आप 1400 रुपये दे रहे हो, आप ले लो। तो आपके पास सप्लाई बढ़ना शुरू होगी, प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। अभी भी आप डिमांड के मुकाबले में इस नई प्राइस पे अभी भी लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ाने का और मार्जिन है। जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड थोड़ी सी श्रिंक होगी, सप्लाई थोड़ी सी बढ़ेगी, मार्केट खुद ब खुद पुश करेगी आपको, आपके सिस्टम को, कि खुद ब खुद मार्केट में लोगों के लिए प्राइस एक ऐसा टूल के तौर पे एक्ट करेगी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सही हो जाएगी। वो कैसे कि यहाँ पे पहले सप्लाई थी, अब सप्लाई यहाँ पे आई है, सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले चश्मे बनाने के लिए जो रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे थे, अब वो रिसोर्सेज भी चश्मे बनाने में यूज हो रहे हैं, तभी सप्लाई बढ़ा सके। एक सोसाइटी जिसमें चश्मों की ज्यादा जरूरत थी, प्रोड्यूसर को कैसे बताएगी कि अब ज्यादा पैसे चश्मा बनाने में खर्च करो, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। अचानक से आपने कहा कि जी हम लोग अब सब बहुत रिलीजियस हो गए, हमें स्कार्फ चाहिए, 50-50 का मिल रहा था, ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया सोसाइटी का, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस इंडिकेट करेगी उसके सेलर्स को कि मार्केट में कपड़े के दूसरे जो इस्तेमाल हो रहे थे उन इस्तेमालों को कम करो और स्कार्फ ज्यादा बनाओ। लॉजिक समझ आ रही? इसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज चेंज हो गई। उसको किसने चेंज करवाया, प्राइस ने, प्राइस की वजह से चेंज हुई। डिमांड ने जो इंडिकेशन दी, डिमांड बढ़ने की वजह से इंडिकेशन प्राइस के थ्रू मिली मार्केट को, इसको प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। और इस तरह प्राइस मैकेनिज्म ने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज चेंज करवा दी। पहले कपड़े के पजामे बन रहे थे, अब कपड़े के स्कार्फ बन रहे हैं, ठीक है रूशबा जी, ठीक है। तो ये था प्राइस मैकेनिज्म, ये दोनों वेज में काम करता है। एक चीज की डिमांड कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली लोगों को खुद ब खुद इंडिकेशन मिलती है कि इसकी प्राइस गिर रही है, ये बहुत से लोग अब बनाना छोड़ देंगे, यार इसमें इतना प्रॉफिट नहीं रहा, पीछे हट जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी। प्राइस इंडिकेट करेगी कि अब आपको ये पैसा कहीं और लगाना चाहिए जहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो खुद ब खुद प्रोड्यूसर्स शिफ्ट करेंगे उन चीज़ों की तरफ जो ज़्यादा डिमांड में है, और उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो डिमांड में नहीं है। लेकिन बात चीज़ें पता नहीं क्यों फिर भी नहीं आ पाती, प्राइस भी बढ़ती है, डिमांड भी नज़र आ रही होती है, लेकिन मार्केट में नहीं मिलती, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। कुछ रिस्क फैक्टर होता है, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल चश्मा साफ करने का एक टूल आता है छोटा सा, वो स्टेपलर की तरह से ऐसा होता है छोटा सा, उसके इधर भी एक कारपेट की तरह से कपड़ा होता है, इधर भी कारपेट की तरह से कपड़ा होता है, गोल होता है। चश्मे को उसमें फंसाएं और उसको यूं यूं चला लें तो आसानी साफ हो गया, इतना सा होता है। ऑनलाइन मिलता है, किसी चश्मे वाले की दुकान पर आज तक नहीं मिला, 2 साल से ऑनलाइन मिल रहा है। मैंने कहा कहीं चश्मे वाले के पास मिल जाएगा, उससे ले लेंगे। वो क्या, वो पहचान जाते, समझ जाते हैं, हाँ 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 जो आप कह रहे हैं ना वो, हाँ हाँ हाँ, वो रखते नहीं हम लोग, तो पता नहीं बिके ना बिके, तो ऑनलाइन ही मिलेगा आपको, ऑनलाइन मिल रहा है। उसको आने लाने ले जाने में खर्चा हो रहा है, उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, दुकान पे मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। इतनी ही चीज़ को वहाँ से मंगवाओगे, 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये ट्रांसपोर्ट लग जाएगी। तो बहरहाल प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, लेकिन समहाउ मार्केट कॉन्फिडेंस की भी कोई गेम है ना। ऐसे ही मार्केट कॉन्फिडेंस के बगैर प्राइस मैकेनिज्म भी अपनी जगह पे ऑपरेट करने में मुश्किल महसूस करता है। वापस आते हैं, प्राइस मैकेनिज्म समझ में आ गया, डिमांड कर्व समझ में आ गया, सप्लाई कर्व समझ में आ गया, फैक्टर्स दैट शिफ्ट द डिमांड एंड सप्लाई कर्व समझ में आ गया, मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द कर्व समझ में आ गया। तो चैप्टर 8 तो खत्म हो गया, चैप्टर 7। अब सवाल है
responsiveness of the demand and supply curves to the change in price. इसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सईद भाई को होना चाहिए था 12. हमें पता है कि लोगों की डिमांड का कर्व, लोगों की डिमांड की कंडीशन, मुख्तलिफ तरह की चीजों की डिमांड मुख्तलिफ तरह से रिस्पॉन्ड करती है चेंज इन प्राइस को. देख लीजिए भाई, अगर डिमांड का कर्व लेटा हुआ नजर आएगा, आसानी से इसलिए समझ आ रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा प्राइस चेंज करो, देखो कि बहुत सारी डिमांड में चेंज आया बोथ वेज. ऐसा डिमांड का कर्व, अरम भाई देखे बगैर कैसे पता चलेगा? ऐसा डिमांड का कर्व जो थोड़ा लेटा हुआ है, जिसका स्लोप कम है, ऐसी सूरत में जब थोड़ी सी प्राइस चेंज होगी तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा. ऐसा प्राइस का कर्व जो थोड़ा सा खड़ा हुआ है, उसकी प्राइस में बहुत सारी चेंज ऊपर या नीचे होगी, तो डिमांड में उस प्राइस के मुकाबले में कम फर्क आएगा कंपैरेटिवली. ये प्राइस लास्ट जिसमें प्राइस के चेंज की वजह से कम फर्क आए, परसेंटेज चेंज इन चेंज को ऐसे लिखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस यहाँ होती है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ होती है. प्राइस यहाँ होती है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ होती है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताती है कि अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बड़ा हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो आंसर 1 से बड़ा आता है. अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के मुकाबले में क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो. परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या, मुझे अच्छे से नहीं समझ आया? 10% प्राइस चेंज हो गई, डिमांड 10% गिर गई. 10% प्राइस बढ़ी, 10% डिमांड गिर गई. 10% ऊपर लिखा, 10% नीचे लिखा, दोनों को काटा, आंसर आया 1. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है. अगर 10% प्राइस बढ़ी, डिमांड 20% गिर गई, तो थोड़ी सी डिमांड के चेंज से थोड़ी सी प्राइस के चेंज से बहुत सारा डिमांड में चेंज आ गया. इसको कहते हैं, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20 है, परसेंटेज इन प्राइस 10 है, डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 2. ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 आंसर आ रहा है, इसका मतलब इलास्टिक है, रिस्पॉन्सिव है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 10, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 20. तो 20% चेंज इन प्राइस था, 10% चेंज इन डिमांड था. डिवाइड किया, आंसर कितना आया? 0.5. लेस देन 1. लेस देन 1 का मतलब इन इलास्टिक है, लेस रिस्पॉन्सिव है. प्राइस में इतना सारा चेंज आया, लेकिन डिमांड में थोड़ा सा चेंज आया. इसमें क्या मसला है? नहीं, मसला क्या है इसमें? इसमें क्या मसला महसूस हो रहा है? मुझे पता नहीं था. ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब हुआ कि कितने परसेंट डिमांड चेंज हुई, कितने परसेंट प्राइस के चेंज पे. अगर प्राइस बहुत सारे परसेंट चेंज हुई और डिमांड कम चेंज हुई, तो हम कहेंगे इनइलास्टिक है. अब जरा मिसालें ले लें. इनइलास्टिक डिमांड वाले कौन से गुड्स होते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी? इनइलास्टिक होती है. ओके, प्राइस चेंज होती रहे, लेकिन दवा की अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड ज़्यादा कम नहीं होती, और प्राइस बहुत कम हो जाए तो डिमांड ज़्यादा बढ़ती नहीं है. क्यों नहीं बढ़ती? हाँ, अभी जैसे मेडिसिन की बात हो रही थी, मेडिसिन की बात हो रही थी कि अगर मेडिसिन की प्राइस बहुत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा कम नहीं होती. क्यों? क्योंकि जितनी चाहिए वो लेनी पड़ेगी. मेडिसिन की प्राइस बहुत गिर जाती है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है. क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा दवा ले करेंगे क्या, वो तो ज़रूरत के वक्त ही खाना है ना. यही आटे का है, इनइलास्टिक डिमांड है. बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगी, फिर भी आटा तो उतना लेना ही है जितना ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा आटा सस्ता हो जाएगा, फिर भी बहुत तो डिमांड नहीं बढ़ाएंगे आटे की, क्योंकि क्या करेंगे उस आटे का, जितना खाना था वो तो ले ही रहे थे. बात समझ आ रही है? तो ये कौन सी चीज़ें होती हैं जो इलास्टिक होती हैं? नेसेसिटीज. कौन सी चीज़ होती है जो इलास्टिक होती हैं? लग्जरीज. थोड़ी डिमांड बढ़ती है, थोड़ी सी प्राइस बढ़ती है, आप कहते हैं यार बाद में ले लेंगे, छोड़ो. थोड़ी प्राइस कम होती है, आप कहते हैं यार ले लो यार, सस्ती हो गई भाई. अबे पता चला तुम्हें लेवाइस कितनी सस्ती हो गई? पता चला तुम्हें? आईफोन तो पता है कितना सस्ता हो गया, फटाफट ले लो. तो परसेंटेज ज्यादा इलास्टिक वो चीज होती है, ज्यादा रिस्पांस उस चीज में आता है
जिसको आप थोड़ा सा लग्जरी समझते हैं, तो आप पहले से उसको इस्तेमाल कर नहीं रहे होते। जब वो थोड़ी सी कम होती है तो बहुत सारे लोग, उसकी प्राइस इतनी कम होती है, उससे ज़्यादा लोग उसके कंजम्पशन के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम ये कंज्यूम कर लेते हैं। इलास्टिक गुड, इन इलास्टिक गुड, और भी बातें हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है थोड़ा सा रफ्तार से कवर करना चाहते हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर असरअंदाज होती हैं? किसी चीज़ के कितने सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं या नहीं है? याद है, कोई बातें याद आ रही हैं कुछ? किसी चीज़ की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब हाई होगी, कब लो होगी? कोई चीज़ इनइलास्टिक कब होगी? जब उसके सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो इनइलास्टिक होगी, चाहे दवा हो या ना हो। अगर एक दवा है और उसके सब्सिट्यूट अवेलेबल हैं तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो वो इनइलास्टिक नहीं होगी, लोग छोड़ के दूसरी दवा ले लेंगे। सेट्रस पेरिबस बताया था ना, याद कर लें। तो जो फैक्टर है उसको नेसेसिटी और लग्जरी कहना जो है वो इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक टर्म्स में आप क्या कहते हैं, कौन सी चीजें इनइलास्टिक होती हैं? जिनके सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं हो वो इनइलास्टिक हो जाती हैं, जिनके सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हो वो इलास्टिक हो जाती हैं। और क्या फैक्टर्स हैं? सर ये भी तो डिपेंड करता है लोगों पे कि मतलब बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, उसके लिए वो सब्सिट्यूट है, उसके लिए नहीं है। उसकी नेसेसिटी उसकी हाँ होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, पागल लोगों के हिसाब से नहीं देखेंगे। ठीक है। एक और चीज है जो किसी चीज को इनइलास्टिक या इलास्टिक बनाती है, उसकी प्राइस इन कंपैरिजन टू द जनरल कंजम्पशन लेवल। ओवरऑल एक हाउस होल्ड कितने पैसे खर्च करता है? लेट सपोज जनरली हमारे यहाँ ओवरऑल एक हाउस होल्ड 1 लाख खर्च करता है साल के और महीने के। और उसका एक और तरीका है अच्छा निकालने का, वो इनकम कितनी है जिसपे टैक्स पे छूट है, वो इनकम कितनी है जिसपे 0% टैक्स है। हमारे मुल्क में इस वक्त आज के दिन 6 लाख रुपए साल के कोई कमाता है तो उस पर 0 टैक्स है। तो इसका मतलब 50,000 महीना हम एवरेज रख लेते हैं अपनी, ज्यादा क्लोज होगी रियलिटी के। एक महीने में एक बंदा 50,000 कमाता है। अब एक चीज है उसकी प्राइस है 5 रुपए, एक और चीज है उसकी प्राइस है 5,000 रुपए। जिसकी प्राइस 5 रुपए है वो आपकी इनकम के कंपैरेटिवली सस्ती है कि महंगी है? सस्ती है। जिस चीज की प्राइस 5 रुपए है वो आपकी इनकम के कंपैरेटिवली सस्ती होगी। ठीक है, अब बताइएगा मुझे किसी ऐसी चीज का नाम बताइएगा मुझे जो आप लेते हो आपके इनकम के कंपैरेटिवली सस्ती हो। टॉफी कितने की है? 4 आने की। ऐसे ही 4 आने की है। आप 50,000 भी तो नहीं कमाते, उस पर तो है नहीं बोला आपने। 4 आने की है। अब वो 4 आने में से 10 पैसे और बढ़ गई, अच्छी खासी है। 25 पैसे में 10 पैसे बढ़ जाना बहुत है, डेढ़ मतलब हाफ हाफ 50% इन्फ्लेशन हो गई। ऑलमोस्ट आपकी इनकम के हिसाब से वो डबल हो जाना भी उसकी प्राइस में इतना कोई खास फर्क नहीं डाल रहा आपको, तो आप उसकी डिमांड में कोई खास ज्यादा कमी नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? एक और चीज है जो कि 5,000 की मिल रही थी, अब उसकी कीमत में 1,000 रुपए में इजाफा हो गया, ये तो 1.5 गुना नहीं बढ़ी ना, मतलब हाफ हाफ तो नहीं हुआ। फिर भी आप सोचते हैं आप सोचेंगे यार बड़ी महंगी हो गई है, सोचो यार कुछ और दो यार, नहीं लेते इस दफा छोड़ देते हैं। तो एक फैक्टर मैंने कहा सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, ये बताएगा कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। दूसरा फैक्टर ये है कि उसकी कीमत आपके कंजम्पशन सेट में कहां फिट आती है, ज्यादा या कम, कंपैरेटिव टू योर होल कंजम्पशन सेट, कंपैरेटिव टू योर होल एक्सपेंस सेट। इस चीज की कीमत जनरली रिलेटिवली लोअर समझी जाती है या एक्सपेंसिव समझी जाती है? तो अगर एक्सपेंसिव होगी तो इलास्टिक होगी, इनएक्सपेंसिव होगी तो इनइलास्टिक होगी। बात समझ आ रही है? नंबर 3 बात जो कही गई वो है टाइम पीरियड। अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम ज़्यादा है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो प्राइस इलास्टिक हो जाएगी, प्राइस इलास्टिक हो जाएगी डिमांड। मतलब अम्मी ने कहा बेटा घर में ना हमें ब्रेड चाहिए, कब खानी अम्मी? कल के लिए चाहिए। एक दुकान पे गए, उसने कहा महंगी दे रहा हूँ, हमने कहा छोड़ो बराबर वाली से ले लूँगा। उसने कहा अभी भी महंगी है, सुबह सस्ती हो जाएगी, सुबह ले लूँगा।
प्राइस कम हुई आपने डिमांड छोड़ दी, प्राइस बढ़ी आपने डिमांड छोड़ दी, नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या अवेलेबल है, टाइम। अब आपके घर में पता चला भाई मेहमान आ रहे हैं सडनली सैंडविच मेहमान आ गए या चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको अभी सैंडविच जो ब्रेड चाय में डुबो के खानी है, या अब्दुल्ला भाई को नींद आ रही है और उनको जो है वो अभी ब्रेड और चाय ज़रूरी चाहिए, तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, अब आप छोड़ नहीं सकते, प्राइस बढ़ भी गई फिर भी आप कहें अभी दो यार भाई, दो यार दो, बस जितने की भी है दे दो बस अभी, है ना। तो टाइम अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग अगर कम होगा तो प्राइस इन इलास्टिक हो जाएगी, टाइम अवेलेबल ज़्यादा होगा तो इलास्टिक हो जाएगी। एक और चीज़ होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गई। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के बढ़ने और कम होने से डिमांड कितना रिस्पॉन्स कर रही है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, बताएं होती क्या चीज़ है ये। नॉर्मली अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल चीज़ों की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, नॉर्मल चीज बढ़ जाएगी। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, आप कहेंगे 2 दफ़ा खाने जाऊंगा बाहर, आपके पिज़्ज़ा की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, आपकी जनरल एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, जब आपकी कंजम्पशन बढ़े, इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़े तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, आंसर प्लस आएगा, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, आंसर क्या आएगा, अगर डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ी, दोनों में पॉजिटिव चेंज आया तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ये नॉर्मल गुड्स के साथ होता है। क्या कोई गुड ऐसा हो सकता है जब्बार भाई, अरम भाई, अब्दुल्ला भाई, कि मेरी इनकम बढ़ गई लेकिन डिमांड कम हो गई, फॉर एग्जाम्पल मतलब पहले आप कोई वैरायटी चीजें तो आपने साहबाजी रोज जा जाके बन कबाब खाती थी, वो शाम कोने में बन कबाब वाला होता था, रोज खाती थी, उरूज निकलती थी घर से, बराबर में कुल्फी वाला खड़ा होता था, उससे कुल्फी खाती थी, ठीक है। जैसे ही उरूज लखपति करोड़पति हुई, उन्होंने कहा हाँ, कुल्फियां हम तो खाएंगे अच्छी वाली आइसक्रीम, हम तो खाएंगे जी बास्कर एंड रॉबिन्स, हाउंड्स ऑफ बास्कर वाइल्स। तो ऐसे गुड्स जो अगर ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए जरा भाई, इधर देख लीजिए बाजी, इधर देख लीजिए, अगर मैंने कहा परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम बढ़ी, नंबर पॉजिटिव लिखा मैंने, देख लो ना प्लीज, इनकम बढ़ गई, नंबर मैंने पॉजिटिव लिखा, डिमांड क्या हुई, डिमांड कम हो गई तो नेगेटिव नंबर आएगा, इसको डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर माइनस में आ रहा है, यानी इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, तो ऐसे गुड को कौन सा गुड कहते हैं, इंफीरियर गुड। इनको क्या कहते हैं, इंफीरियर गुड। वो गुड्स जिसको कि मैं अपने तक समझता हूँ कि ये मेरे पास अगर पैसे ज्यादा है तो ये तो छोड़ दूंगा मैं पहले, ऐसे लोगों को भी इंफीरियर कहते हैं दूसरों की नज़र में। ये पैसे आ गए ना, इससे दोस्ती छोड़ दूंगा, अभी तो मजबूरी है, क्या करूं, यही रोजाना ले आके चाय के ढाबे पे पैसा खर्चा करता है, जिस दिन पैसे आएंगे ना इसको छोड़ दूंगा मैं। इंफीरियर गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी कर्व बनाए जा सकते हैं, ऐसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कर्व बना के देखे थे ना हमने, चूंकि इनकम और डिमांड पॉजिटिव है ना, ये देखो जरा, देख लो भाई, अब ये दोबारा तो आप लोग नहीं देखेंगे ना, वीडियो देखेंगे ना मैं दोबारा बताऊंगा, तो ये देख लीजिए कि इनकम अगर यहाँ हो और डिमांड यहाँ हो तो इनकम के साथ साथ डिमांड बढ़ती है ना, तो इनकम और डिमांड का कर्व ऐसे बनता है, ठीक है। अगर ये ऐसे बढ़ रहा है कि इनकम थोड़ी सी ही बढ़ी और डिमांड बहुत सारी बढ़ गई, और ऐसा भी होता है कि इनकम बहुत सारी बढ़ी, डिमांड में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, और ऐसा भी होता है इनकम बढ़ी डिमांड कम हो गई, तो ये इंफीरियर गुड्स के साथ होता है, ठीक है। और ये इनकम अच्छी खासी बढ़ गई फिर भी डिमांड कोई खास नहीं बढ़ रही, ये नेसेसिटीज के साथ होता है। ये उल्टा हुआ ना, इनकम बढ़ी डिमांड कम हो गई, पहले इनकम इतनी थी डिमांड इतनी थी, इनकम बढ़ गई डिमांड कम हो गई, और इसमें ये है कि पहले इनकम इसमें इनकम अच्छी खासी बढ़ी, डिमांड में थोड़ा सा इजाफा हुआ, इसमें इनकम थोड़ी सी बढ़ गई, डिमांड में अच्छा खासा इजाफा हो गया। तो जिसमें डिमांड में ज़्यादा इजाफा हो जाए इनकम के बढ़ने पे वो
लग्जरी है, जिसमें कम इजाफा हो वो नेसेसिटी है। यानी जब 1 से बड़ा आंसर आए तो लग्जरी, 1 से छोटा लेकिन पॉजिटिव आंसर आए तो नेसेसिटी, और माइनस में आंसर आ जाए तो इंफीरियर गुड। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर माइनस में ही आता है, माइनस समथिंग से लेके -1 से लेके पॉइंट समथिंग तक माइनस में ही चलता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही होती है, तो रिलेशनशिप नेगेटिव ही है इनका। प्रोड्यूसर के तौर पे मैं कौन से प्रोडक्ट बेचना पसंद करूंगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि जरा सी प्राइस बढ़ाई सारे लोग भाग जाएंगे, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहूंगा मैं। लेकिन नेसेसिटीज में तो हर कोई नेसेसिटी बना रहा है, कंपटीशन बहुत है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप नेसेसिटी बनाएंगे जिसमें प्राइस बढ़ा दो तो कंज्यूमर भागे नहीं, तो नेसेसिटी इतने लोग बना रहे होते हैं। वहां मसला चावल देखो कितने बनाते हैं, आटा कितनी कम फैक्ट्रीज बनाती हैं, जितनी नेसेसिटीज हैं वो बहुत लोग बना रहे होते हैं। आप लग्जरीज बनाने पे जाओगे तो वो इतनी बिकेगी नहीं, जरा सी प्राइस बढ़ेगी लोग छोड़ देंगे। तो लोग क्या करते हैं, लोग सेमी लग्जरी बनाते हैं और लोगों के दिमागों में उसको नेसेसिटी बना देते हैं। तो दिस इज रन थ्रू मार्केटिंग कि एक चीज बनाओ जो नॉर्मल हो। लैसिक लग्जरी है, लग्जरी है, लैसिक सब एक्सेल ले लो, हाँ लग्जरी है, इतना महंगा लेना, लेकिन उसको ऐसे मार्केट करो कि वो नेसेसिटी बन जाए, तो फिर आप प्राइस बढ़ाओगे भी तो लोग छोड़ के नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो एक और चीज होती है, इसको आप कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देख लो भाई फॉर्मूला, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन quantity demanded of x due to percentage change in quantity due to percentage change in price of y। इससे क्या पता चलता है? अगर y की प्राइस बढ़ी और x की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ये बात समझ आ रही है सबाबा जी? आप मैथ्स की नहीं है तो आपको थोड़ा ज्यादा इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। देखिए बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर प्राइस बढ़ी y की प्राइस बढ़ी, पॉजिटिव फिगर है, x की डिमांड कम हो गई, नेगेटिव फिगर है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव में आता है। तो अगर तो y की प्राइस बढ़ने से x की डिमांड कम हो गई और आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो हम कहेंगे ये दो गुड्स x और y आर कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? जो साथ में इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई गाड़ियों की, कॉम्प्लीमेंट्स। और एक इसका आंसर पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x विल इंक्रीज इवन दो द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y इज इंक्रीजिंग। जब प्राइस बढ़ रही है एक चीज की, डिमांड बढ़ रही है दूसरी चीज की, तो ये गुड्स क्या करेंगे? आंसर आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, प्राइस भी बढ़ी थी डिमांड भी बढ़ी है। और ये कौन से गुड्स कहलाएंगे? अभी तो कॉम्प्लीमेंट बताया था ऊपर, नेगेटिव पे कॉम्प्लीमेंट था, तो अब ये कॉम्प्लीमेंट क्यों होंगे? ये गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब होता है? एक की जगह दूसरा इस्तेमाल हो सके, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स के सर्व्स हैं, या मुख्तलिफ तरह की सवारी है, ट्रेन महंगी हो जाएगी तो गाड़ियों का सफ़र ज़्यादा कर लेंगे, बस का बढ़ जाएगा। सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। बात समझ में आती है? और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मतलब होगा? कभी कभी ऐसा होगा कि थोड़ी सी परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा, उसकी वजह से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, लेकिन कभी 1 से बड़ा आता है, कभी डेसिमल में समथिंग आता है। अगर थोड़ी सी प्राइस चेंज हो, बहुत सारी सप्लाई बढ़ जाए, तो हम कहेंगे इलास्टिक सप्लाई है।
बहुत सारी प्राइस चेंज हो फिर थोड़ी सी सप्लाई बढ़े तो हम कहेंगे इनइलास्टिक सप्लाई है। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ ये जानना है कि सप्लाई इलास्टिक कब होती है और इनइलास्टिक कब होती है, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। जी भाई, वो क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी सप्लायर को उसकी सप्लाई इलास्टिक बनाने में हेल्प करते हैं? आराम भाई, इलास्टिक होने का मतलब है थोड़ी सी प्राइस बढ़ी, आपने बहुत सारी सप्लाई बढ़ाने के काबिल थे, ऐसा कब होगा? और इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब है प्राइस बढ़ रही है लेकिन आप सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे, कब होगा? इनइलास्टिक की बात कर लेते हैं पहले, वो क्या फैक्टर्स होंगे जी बताएं। प्राइस बहुत सारी बढ़ गई, सप्लाई नहीं ज्यादा बढ़ा पा रहे, इनइलास्टिक है, क्यों होता है ऐसा? ओके, महंगे होने से इसकी कीमत बढ़ेगी ना, और महंगा हो रहा है, सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहा मैं। ऑलरेडी नहीं है पोटेंशियल के ऊपर। ओके, मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है, कैपेसिटी कम होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? कम होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जैसे कि कॉफ़ी बीन्स का एक पौधा कितने साल में लगता है? अरम भाई, कॉफ़ी बीन का एक पौधा कितने साल में फल देने के तैयार होता है? 6 साल में। मेरा बाग है कॉफ़ी का, आपने कहा सर सप्लाई डबल कर दो, कर दूं? 6 साल में करूंगा। फौरन रिस्पांस नहीं कर सकता, प्राइस बढ़ गई लेकिन मैं रिस्पांस नहीं कर पा रहा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गई? इनइलास्टिक हो। तो सबसे पहले कैपेसिटी, कैपेसिटी। नंबर 2 टाइम, कितनी देर में मुझे रिस्पांस करना है। आप कहें सर एक काम करें 6 साल के अंदर सप्लाई बढ़ा लें, बढ़ा लूंगा। आप कहें 2 दिन में सप्लाई बढ़ा दें, नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो जब डिसीजन जल्दी करना पड़ता है तो मेरा इनइलास्टिक हो जाता है सप्लाई, जब डिसीजन करने के लिए लॉन्गर रन अवेलेबल होता है तो मेरी जो है वो, तो टाइम कम होगा, पी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कम होगी। और क्या होता है जी? पेरिशेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी समझते हैं क्या चीज होती है? वॉशिंग मशीन ड्यूरेबल, एप्पल पेरिशेबल। क्या मतलब हुआ? जो चीज पेरिशेबल होती है अचानक से उसकी प्राइस बढ़ गई तो क्या मैं सप्लाई बढ़ा सकता हूँ? एक हद तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि वो स्टॉक में रखी नहीं होगी, पेरिशेबल थी। ब्रेड 2-3 दिन और तो इसका मतलब जो पेरिशेबल चीज है उसकी प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई इनइलास्टिक होगी, प्राइस बढ़ रही होगी, मैं ज्यादा सप्लाई नहीं बढ़ा सकूंगा। समझ में आ रही है बात? ये 3 फैक्टर्स हैं, कैपेसिटी, टाइम और पेरिशेबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी। और ये चैप्टर खत्म हो गया। इसी के हिसाब से कर्व जो है वो अलग अलग शेप का होता है। ये इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है और ये इलास्टिक सप्लाई कर्व है। मतलब खड़ा हुआ लेटा हुआ सेम बात है ना। खड़ा हुआ लेटा हुआ सेम बात है। अब अगला बहुत मुश्किल चैप्टर है जिसे हम बताएंगे कि जब डिमांड और सप्लाई आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ये टू लेवल है हम और इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है जब डिमांड चेंज हो जाए हमने पढ़ा था या सप्लाई चेंज हो जाए। जी जी, मैं आपको तंग कर रहा हूँ कि चेंज जब डिमांड और सप्लाई में आता है तो इक्विलिब्रियम की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। और ये जो सिग्नल होता है ये सिग्नल काम करता है बहुत सारे, ये राशनिंग का काम करता है। ये हमने भी सवाल देखा अभी कुछ दिनों में राशनिंग दिलाते हैं राशन पार्ट ये प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव का काम करता है। ये सिग्नलिंग ऑफ चेंज इन प्रेफरेंसेस का काम करता है। प्राइस मैकेनिज्म के क्या काम है? रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है, बात समझ में आ गई? रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है, बात समझ में आई? प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म राशनिंग करता है। राशनिंग का क्या मतलब होता है कि एक चीज अवेलेबल कम हो गई तो वो इस्तेमाल भी कम होनी चाहिए, जिनको जरूरत हो सिर्फ वही लें। तो कोई चीज प्राइस मैकेनिज्म की वजह से ऑटोमेटिकली महंगी होगी, खुद ब खुद कम लोग लेने लगेंगे, ये राशनिंग हो गई। ये बात समझ आई? घोड़े थे, घोड़े 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 बहुत थे मार्केट में, सब घोड़े ले रहे थे, ठीक है, रूस ने 4-4 ले लिए घोड़े, बहुत घोड़े लेके घूमे जा रही थी सुबह शाम। अचानक से मार्केट में सारे घोड़े मर गए, कम हो गए घोड़े, मर गए, बीमारी फैली, रानी खेत की बीमारी आई, मुर्गियां मरनी थी, घोड़े मर गए, ठीक है।
उरूज के ही मर गए, उरूज खुशी हो रही है, चल रही है, ये विरासत में कितना मिलेगा घोड़े की। कोई चाहे अच्छा, तो अब घोड़े मर गए तो ऑटोमेटिकली अब कुछ ही घोड़े बचे हैं, तो किसको मिलने चाहिए? उरूज को। नहीं मतलब किसको मिलने चाहिए? जिसको जरूरत ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है उसको मिलना चाहिए। जिसको जरूरत ज्यादा है वो ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो खुद ब खुद राशनिंग हो जाएगी। राशनिंग का मतलब है उसको ज्यादा मिल जाए जिसको ज्यादा जरूरत है। तो प्राइस वर्क करती है, प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है राशनिंग का, प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है रिसोर्स एलोकेशन का, सप्लायर को क्या ज्यादा बनाना चाहिए क्या कम बनाना चाहिए। प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है एज एन इंसेंटिव for buyers and sellers to switch from one product to another। ये एक चैप्टर और खत्म हो गया। आखिरी चैप्टर। आज का भी चैप्टर नहीं, आज की 2 यूनिट। अब आज का जो आखिरी चैप्टर है वो है थोड़ा सा नया, यूनिट का। इस यूनिट का आखिरी चैप्टर वो थोड़ा सा मुश्किल है बजाय, इसलिए कि पहले ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा था, ए लेवल्स में पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पढ़ रहे हैं ऐसे कि पहले कभी पढ़ा नहीं है। भाई जरा अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपको शुरू से समझाना है अगर, तो मुझे आपको यहाँ देखना पड़ेगा। बता देता कि फाइल का नाम सेव कर लीजिए। नहीं नहीं सेव ना करें, आप पहले देखें। ये डिमांड कर्व क्या बता रहा है कि जब प्राइस 10 थी तो मैं 2 ले रहा था, जब प्राइस 5 हुई तो मैं 6 ले रहा था। सही है? जब मैं 6 ले रहा था 5 प्राइस पे तो मुझे एक फीलिंग आ रही थी अगर ये 10 का होता तो मैं सिर्फ 2 ले रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह 5 का है, कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूं, 10 के मुकाबले में तो अच्छा महसूस कर रहा हूं ना। अगर एक बंदा प्राइस 5 के बजाय, ये 10 थी ये 5 थी, प्राइस 3 हो गई, वो और ज्यादा खरीदेगा, वो 10 खरीदेगा, वो और ज्यादा अच्छा महसूस करेगा। ये तमाम रीजन जो प्राइस से ऊपर होता है, जिसके बारे में कंज्यूमर ये सोच सकता है कि अगर महंगा होता तो मुझे खरीदना पड़ता, मैं कम खरीदता, मुझे कम अच्छा महसूस होगा। जितना चीज सस्ती होती जाएगी मुझे फील होगा मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने मार्केट लूट ली, है ना। आप आईफोन मिल रहा है 2 लाख का, आप 1 लाख का ले आए, आपको सेटिस्फेक्शन फील होगी, हालांकि आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं वही 2 लाख का लाए थे, आईफोन ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल तो वैसे ही है, कुर्बानी का जानता लेकिन कोई चीज कम की लाने से एक सेटिस्फेक्शन फील होती है। इस सेटिस्फेक्शन को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। उसको ग्राफिकली हम ऐसे दिखाते हैं कि जिस प्राइस पे बिक रही होती है उस प्राइस से ऊपर ऊपर का पूरा रीजन कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो प्राइस कम करते जाओ ये रीजन बढ़ता जाएगा, प्राइस कम करते जाओ रीजन बढ़ता जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता जाएगा। मतलब कंज्यूमर का जो फायदा हुआ। कंज्यूमर महसूस कर रहा है कि मुझे फायदा हुआ, कि अगर इससे ज्यादा का होता मैं तब भी खरीदता मजबूरन, वो शुक्र है कम का है। ठीक है, जितनी प्राइस कम होगी कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा महसूस करेगा। बिल्कुल इसी तरह से एक चीज होती है। ये रिकॉर्ड हुआ। अगर ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सेल हो रही है तो प्रोड्यूसर कहता है, जफर भाई, प्रोड्यूसर कहता है कि शुक्र है इस प्राइस पे बिक रहा है, अगर इससे कम पे बिकता तो भी मुझे बेचना पड़ता, कम बेच रहा होता। तो वो तमाम पॉइंट्स जो कि इससे इस प्राइस की लाइन से नीचे होते हैं और प्रोड्यूसर की कर्व से ऊपर होते हैं, प्रोड्यूसर को अपने लिए सरप्लस महसूस होते हैं। तो इस एरिया को हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ओके, जब हम डिमांड और सप्लाई को मार्केट इक्विलिब्रियम की शक्ल में देखते हैं तो हम दोनों को मिला के देख सकते हैं और इससे कुछ नए नताइज निकलेंगे। याद रखिए, जब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस बना रहे हो तो डिमांड का कर्व भी और सप्लाई का कर्व भी वाई एक्सिस से टच करके बनाइएगा। बहुत बेहतर है कि सप्लाई का कर्व ओरिजिन से स्टार्ट करें। ये देखिए, ये रहा सप्लाई, ये रहा डिमांड, इसमें कुछ फायदा हो जाता है। ये रही प्राइस, प्राइस से ऊपर ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे नीचे क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस। प्राइस से नीचे नीचे और सप्लाई के कर्व से ऊपर ऊपर क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस। ये यहां पे लगाने से फायदा क्या हुआ? एक परफेक्ट ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया कैलकुलेट करना आसान होगा। अगर मैंने ऐसा बनाया होता डिमांड सप्लाई, अब बताओ शेप क्या बना कंज्यूमर सरप्लस का?
क्या शेप बना, मैं कहाँ कैसे अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको जब कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस दिखाना हो तो दोनों वाई एक्सिस से टच ऐसे हो रहे हो कि एक ओरिजिन से टच हो रहा हो और एक ऊपर से टच हो रहा हो। देखे बनाया जैसा वैसे, ठीक है। अभी अब ये देखिएगा मजेदार सी बात कि इसमें बहुत सारे इस स्टडी कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को की स्टडी को लेकर हम बहुत से प्रोड्यूसर्स के डिसीजन को देखते हैं कि उन डिसीजंस की वजह से मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम भी हो रहा है और प्रोड्यूसर एक ऐसा सरप्लस गेन कर रहा है कि जितना प्रोड्यूसर का सरप्लस बढ़ा उससे ज्यादा कंज्यूमर का सरप्लस कम हो गया। और हम फिर उसमें क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ा 10 से, कंज्यूमर सरप्लस हुआ कम हुआ 10 से, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे? एक सोसाइटी थी जिसमें दो लोग रहते थे, आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे, 10 एक का सरप्लस था, 10 दूसरे का सरप्लस था, बराबर से था। सहबाजी ने कुछ ऐसा किया कि सहबाजी का 15 हो गया और उसका 5 रह गया। ये मैं मैनेज कर सकता हूं एज ए गवर्नमेंट। सरप्लस फीलिंग जो थी सबा ने, ये सबा है, ये अरूश है, सबा ने कुछ ऐसा किया कि सबा का सरप्लस 15 हो गया और उसका 5 हो गया। ये मैनेज हो जाएगा। कैसे मैनेज करूंगा मैं कैसे मैनेज करूंगा बेटा? मैं इस पे टैक्स लगा दूंगा 5 रुपए, इसको वापस कर दूंगा। मैंने देखा सबा ने इतनी तरक्की की बिजनेस में जिसकी वजह सबा इसका इस्तेसाल कर रही है, 5 का इस्तेसाल करती है, 5 ज्यादा कमा रही है, मैं इसे 5 का टैक्स लगा के इसको वापस कर दूंगा। फ्री एजुकेशन दे दूंगा पब्लिक को, उन लोगों पे टैक्स लगा के जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक को फ्री हेल्थ केयर दे दूंगा, उन लोगों पे टैक्स लगा के जो कि ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। अगर तो जिस एक सेलर ने ज्यादा कमा लिया, एक कंज्यूमर का थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये बराबर से था अगर, तो मैं इससे लेके इसको वापस कर सकता हूं। इसको कहते हैं इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर सबा ने अपना 10 से 15 कर लिया और रूस का 10 से 2 रह गया, तो भाई मैं करूंगा क्या अब इसका? इस पे 5 का टैक्स लगा के इसको 5 दे दूंगा तो 5 और 2 7 होगा। ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे नहीं जा सकेगी। उरूजबाजी प्रोडक्शन करते हुए ऐसी गंद मचा रही हैं, पूरी दुनिया में ऐसा धुआं फैला रही हैं, सारी मछलियां मर गई, सारे परिंदे मर गए, कोई शिकार नहीं मिल रहा। इनका अपना फायदा 5 से बड़ा है, पूरी दुनिया का नुकसान उन्होंने 100 से कर दिया। तो ऐसी सूरत में मैं इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट करके भी फायदा उठा नहीं सकूंगा। ये कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ना इसलिए जरूरी है कि चेंजिंग इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के अंदर मैं ये देख सकूं कि मुझे एक सोसाइटी में बैलेंस कैसे बरकरार रखना है और कहीं ऐसा ना हो। देखिए कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू, क्या चुप लग जाती है? कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू सोशल सरप्लस। सोशल सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस 10 से बढ़ जाए, प्रोड्यूसर सरप्लस 10 से कम हो जाए, सोशल सरप्लस उतना ही रहेगा। अगर तो कुछ ऐसा हो गया कि पहले जितना सोशल सरप्लस था उससे सोशल सरप्लस कम हो गया, तो उस सूरत में क्या होगा? गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा, उस एक्शन को होने नहीं देना है। गवर्नमेंट कहेगी कि ऐसा नहीं करना भाई। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर ऐसा होता है कि पिछले सोशल सरप्लस से नया सोशल सरप्लस गिर जाता है? ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें गवर्नमेंट को मोहतात रहना होता है, तैयार रहना होता है कि ये सोशल सरप्लस गिराने वाली चीजें हैं? जी जनाब, अब ये आप बता दीजिए, तो हम अपने एंड की तरफ जा रहे हैं बात की। इतनी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं ना, मुझे बहुत पसंद था ये चैप्टर। मतलब आपके पास सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, आगे जो बता रहा हूँ कोर्स में नहीं है। अच्छा ये नहीं बताना था, सॉरी। एक चीज कोर्स में, एक चीज नहीं है। अब ठीक है, समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं। सोशल सरप्लस, जब कोई मोनोपोली होती है और कंपटीशन नहीं होता, प्रोड्यूसर कोई भी, दोनों में से कोई भी अपना सरप्लस इतना बढ़ा ले कि जिस दूसरे का उससे ज्यादा कम हो जाए, तो सोशल सरप्लस कम हो गया। पहले 10 + 10 20 आ रहा था, अब 10 + 5 15 + 2, तो फिर गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। अच्छी बात नहीं है, इसने दूसरे का हक मारा, ज्यादा सरप्लस कमा लिया, लेकिन मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करके काम चला लूंगा। लेकिन इस केस में रिडिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि मोनोपोली।
जैसे कि पोल्यूशन, ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर सोशल सरप्लस जो है वो मोनोपोली क्या करती है, ये देखो मोनोपोली क्या करती है, मोनोपोली कहती है कि ये प्राइस होनी चाहिए थी अगर 500 सेलर होते मार्केट में, ठीक है। मोनोपोली कहती है दिस विल बी द प्राइस, बस प्राइस डिक्टेट कराती है, मार्केट के मैकेनिज्म को ऑपरेट नहीं होने देती। मार्केट के हिसाब से प्राइस ये होनी चाहिए थी, जितने का प्रोड्यूसर बना रहा है, जितने का वो मोनोपोली खुद बना रही है, जितना लोग कंज्यूम करना चाह रहे हैं, सारी चीजों को प्लॉट करके देखें प्राइस यहां होनी चाहिए थी। मोनोपोली कहती नहीं प्राइस यहां होगी। उससे क्या होगा, असल में सोशल प्रोड्यूसर सरप्लस ये था, कंज्यूमर सरप्लस ये था, मोनोपोली ने कहा कि यहां बिकेगा, तो इसका सरप्लस इतना बढ़ गया और हमारा इतना सा रह गया खाली, और ये क्या हुआ, ये लॉस हो गया, ना उसको मिला ना हमें मिला। तो ये जो लॉस ऑफ सोशल सरप्लस है, इससे प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट, मोनोपोली नहीं बनने देती, ठीक है। अच्छा, आपको जो आपके चैप्टर में ये नहीं था, आपकी बुक में ये नहीं था, आपको नहीं पढ़ाना था, लेकिन आपको पढ़ाना था वो ये था कि देखिएगा जरा मेरी डिमांड ऐसी है, सप्लाई ऐसी है, मेरी डिमांड देखिएगा, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख, मेरी डिमांड देखिएगा, ये देखिएगा। ये बताइए इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर का जो सरप्लस, अगर प्राइस गिरती है तो इन इलास्टिक के केस में कंज्यूमर को बहुत सरप्लस फील होता है। देख रहे हैं आप, ये प्राइस गिरने की सूरत में कंज्यूमर को बहुत सरप्लस फील होता है। क्यों? क्योंकि वो महंगा भी लेता बेचारा, महंगा भी इनइलास्टिक गुड था, लेना पड़ता उसको, तो जो इनइलास्टिक गुड सस्ता होता है उसको अच्छा लगता है। इलास्टिक गुड वो वैसे ही नहीं ले रहा था, अगर महंगा था तो वो ले नहीं रहा था, वो तो इंतजार कर रहा था मेरी प्राइस रेंज में आएगा फिर लूंगा मैं। तो इनइलास्टिक गुड सस्ता होने पे कंज्यूमर को ज्यादा सरप्लस फील होता है, इलास्टिक गुड महंगा होने पे कंज्यूमर को ज्यादा सरप्लस का लॉस फील होता है। इलास्टिक गुड के सस्ता होने पे कंज्यूमर को इतना सरप्लस का एडिशन फील नहीं होता जितना कि इलास्टिक गुड के सस्ता होने पे होता है। ये आखिरी बात थी जो इसमें दिखाई गई थी आपकी किताब में। ये यूनिट 2 हमारा जो है वो, हाँ, इन दोनों को इलास्टिक और इलास्टिक में, इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा चेंज फील करता है। कोर्स में जो नहीं था वो ये मोनोपोली का कर्व था जिसमें कंज्यूमर सोशल सरप्लस का लॉस यहाँ दिखा रहे थे। ठीक है जी, तो बहरहाल ये आज का यूनिट नंबर 2 खत्म हुआ है। आप लोग इसको जल्दी से तैयार करें, हम लोग जो है वो ब्रेक लेकर इसको अगले यूनिट को शुरू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।